क्या है और कैसे हम लोगों को मदद कर सकते हैं इस नशे के बीमारी से दूर रहने के लिए। तो हम जब किसी को नशेड़ी कहते हैं, तो वो नशेड़ी नहीं होता है, वो पूरा व्यक्ति नशेड़ी नहीं होता है, उसको पूरे व्यक्ति को हम वो नशेड़ी करके एक लेबल कर देते हैं, लांछन लगा देते हैं। पर नशा एक बीमारी है, जैसे किसी किसी को सर्दी-खाँसी हुई है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, वैसे नशा ये बीमारी है। पर्सन विथ एडिक्शन ऐसे हम बोल सकते हैं। हम उसे एडिक्ट नहीं कह सकते हैं, उसे नशेड़ी नहीं कह सकते। तो ये हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए, पर्सन विथ एडिक्शन है और इस एडिक्शन ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करने के लिए हम उस पर्सन की मदद करने जा रहे हैं। तो हम कैसे पता करें कि पेशेंट को एडिक्शन है, पेशेंट नशा कर रहा है? क्योंकि ये लोग हमारे पास डायरेक्टली नहीं लाने वाले हैं। रिलेटिव हमारे पास लाएँगे जब बहुत कुछ अ, बिगड़ चुका होगा, बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा, तभी रिलेटिव लाएँगे। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका नुकसान भी हो रहा है और वो हमारे कम्युनिटी में हैं, घर में हैं, घूम रहे हैं, खुद को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अपने फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कम्युनिटी में? तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो एक्टिविटी वो पहले कर रहा था, वो काम-काज कर रहा था, वो अगर यंग युवा लड़का है, वो खेल-कूद रहा था, तो वो अभी वो काम-काज नहीं कर पा रहा है, खेल-कूद नहीं रहा है। उसका डेली रूटीन अगर बिगड़ गया है, उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसका कुछ नशा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। खाना खाने की इच्छाएँ कम हो जाती है, वज़न कम होने लगता है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। चलने में उसको दिक्कतें आती है, थोड़ा-सा अपना बैलेंस नहीं वो रख पाता है। थरथरी जिसको हम जुझारी बोलते हैं, वैसा उसको आ रहा है। हम आँखें देखते हैं तो अगर आँखें लाल-लाल दिखती है तो ये गांजा का भी लक्षण हो सकता है। पीली दिखती है तो ये क्रोनिक अल्कोहलिज़्म का, दारू का लक्षण हो सकता है। आँखों के नीचे ऐसे सूजन जैसा आ जाता है, उसको बराबर क्लियर दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, हमारे परिवेश में तो इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं के बराबर है, पर दमन में ऐसा हमें मिल सकता है कि जो इंजेक्शन के मार्क्स उसके फोरआर्म पर हमें अगर दिख रहे हैं, अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है और वो क्रोनिकली नौसिया जैसा फ़ील करता है, उल्टियाँ उसके होती है, कभी-कभी बोलते हैं कि खून की उल्टियाँ उसको होती है, खाना खाया तो पचता नहीं है, बॉडी पेन होते रहता है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको नींद नहीं आती है या फिर हमेशा किसी नींद जैसा घेन में है, ऐसा लगता है और बिल्कुल चुपचाप रखता है, आलस जैसा रहता है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। किसी को ऐसे घबराहट हो रही है या फिर कोई एकदम उदास-उदास जैसा है और या फिर किसी को बहुत स्वेटिंग आ रही है, पसीना छूट रहा है, तो भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई चिड़चिड़ापन उसका बढ़ गया है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये नशा हो सकता है। लोगों से कटा हुआ है, घर के मेंबर से कटा हुआ है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता, बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता है। ये किसी से सोशल विथड्रॉवल हो चुका है, तो हम सोच सकते हैं दिमाग काम नहीं करता, मेमोरी काम नहीं करती है, कंसंट्रेशन उसका नहीं वो रख पाता, तो हम सोच सकते हैं। और आपको अगर वहाँ घर के लोगों को नीडल्स, सिरिंजेस वगैरह ऐसे दिखता है, बॉटल्स दिखती है दारू की, पुड़िया दिखती है, तो सोच सकते हैं कि हम ये व्यक्ति जो है नशे की हालत में गया है। और ये बहुत ही आसान है पहचानना। हम इस परिवेश में रहते हैं दादरा नगर हवेली, दमन-दीव खास करके अल्कोहलिज़्म को पहचानना बहुत आसान है कि आप 10 आदमियों को मैंने अगर आपके सामने खड़ा कर दिया, तो आप बिल्कुल आँखों से देखकर ही पहचानेंगे कि कौन दारू पीता है, कौन दारू नहीं पीता है ना? तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके परिवेश में, कम्युनिटी में ऐसा दिखता है, वो आपके पास नहीं आने वाला है, उसका परिवार भी शायद आपके पास लेकर नहीं आने वाला है क्योंकि परिवार को भी पता नहीं है कि ये बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है और इसका इलाज आपके पास है, तो वो नहीं आने वाले हैं। तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, हमें अप्रोच करना पड़ेगा उस फैमिली को, फैमिली विज़िट करना पड़ेगा और हमें इंटरवेंशंस देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे, अभी हम आने वाले समय में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, वैशाली जी। ओपीडी में हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को दारू
पी रहा है या फिर कोई नशा कर रहा है कि नहीं। जो आपकी गाइडलाइंस है, एमएनएस गाइडलाइंस, तो उस गाइडलाइन में लिखा है कि आपने ओपीडी में हर एक मौका ढूँढना चाहिए कि पेशेंट को पूछने के लिए कि क्या वो कोई नशा तो नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आया, वो क्रोनिक कफ वाला पेशेंट है, खाँसी करता है, या फिर वो पेशेंट आया, वो एब्डोमिनल पेन वाली कंप्लेंट करके आपके पास आया है, या फिर पेशेंट आया जो बोलता है कि मुझे उल्टी-उल्टी जैसा होता है, वॉमिटिंग होता है। तो या फिर कोई पेशेंट आया जो कमज़ोरी-कमज़ोरी लग रहा है, ऐसा बोलता है। कोई पेशेंट आया जो हिल रहा है, थरथरी हो रही है। आपने हर एक पेशेंट को वो पूछना चाहिए कि क्या आप तम्बाकू खाते हैं, या फिर आप दारू पीते हैं, या फिर आप गांजा लेते हैं? है ना? तो जो वो आपको डायरेक्ट इस बारे में नहीं आएगा, वो आपको दूसरी हेल्थ कंप्लेंट लेके आएगा, परंतु आपने थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, सस्पेक्ट होना चाहिए। अगर मेल पर्सन है और हमारा आदिवासी पर्सन है, तो पूछना ही चाहिए कि क्या वो दारू लेता है क्या? अगर मेल पर्सन है और वो कोई कंपनी वर्कर है, आपने पूछना ही चाहिए कि क्या वो तम्बाकू लेता है क्या, या फिर गांजा लेता है क्या? है ना? तो हमारे डेली रूटीन प्रैक्टिस में, डेली रूटीन ओपीडी में ये पूछ सकते हैं। जो हमारी लेडीज़ होती है, ख़ास करके आदिवासी लेडीज़ होती है, उन और प्रेगनेंसी के लेकर वो आई है, तो भी हमने पूछना चाहिए कि क्या वो तम्बाकू लेती है क्या, या फिर वो दारू लेती है क्या? लेडीज़ में भी हमारे परिवेश में बहुत कॉमन है दारू लेना, और प्रेगनेंसी में अगर आप उसे इंटरवेंशन करते हैं, तो आने वाला बच्चा जो है, वो सुदृढ़ रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हमें कम्युनिटी में भी आइडेंटिफ़ाई करना है, हमें अपने ओपीडी में भी आइडेंटिफ़ाई करना है, और वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अरे हाँ, ये तो दारू पीता है, हाँ, ये तो नशा करता है, तो अभी आपने क्या करना चाहिए? तो सिंपल 3 स्टेप्स में मैंने आपका रोल डिफाइन किया है। तो एज़ अ सीएचओ हम क्या कर सकते हैं? तो एज़ अ सीएचओ सबसे पहले हमारी स्टेप है रैपो बिल्डिंग। यानी एक पेशेंट और थेरेपिस्ट, यानी आप सीएचओ, इनका एक अलायंस बनाना। वो पेशेंट और सीएचओ रिलेशनशिप बनाना, दैट इज द रैपो बिल्डिंग। दूसरा असेसमेंट कि क्या ये ट्रीटमेंट इसको करने की ज़रूरत है, और क्या इसको रेफर करने की ज़रूरत है, इसके लिए असेसमेंट। और तीसरा इंटरवेंशंस। आप पेशेंट को रेफर भी करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में रेफर करना है। और पेशेंट ट्रीटमेंट भी लेता है, आपकी पीएचसीबी भी पेशेंट ट्रीटमेंट ले सकता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन और विथड्रॉवल के लिए। हम देखेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, विथड्रॉवल क्या होता है। तो लेकिन आपका रोल वहाँ होता है कि इंटरवेंशन देना, साइको सोशल इंटरवेंशन देना, ये आपका रोल है। क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन घर में तो आने वाला है, घर में तो रहने वाला है, और आपको पता है कि कोई भी नशा, वो चाहे दारू रहे, चाहे वो तंबाकू रहे, चाहे और कोई नशा रहे, गांजा रहे, ये इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, और इसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है ना? और बहुत बार रिलैप्सेस भी होते हैं, पेशेंट बार-बार फिर से वही दोहराता है, फिर से वही चूक जाता है और फिर से शुरू कर देता है ना? तो इसलिए इंटरवेंशंस भी इम्पोर्टेंट है, साइको सोशल इंटरवेंशंस जो आप दे सकते हैं। लेकिन इस सब में जो नई स्टडीज़ है, वो ये बताती है कि वही पेशेंट दारू छोड़ते हैं या फिर नशा छोड़ते हैं, जो पेशेंट का थेरेपिस्ट के साथ अच्छे से रैपो बिल्डअप हुआ है ना? रैपो बिल्डअप यानी जो अपने थेरेपिस्ट को मानता है, उसकी बातों को मान रहा है। आपको पता है कि जो दारू पीते हैं वो लोग कैसे होते हैं, जो नशा करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो बिल्कुल डिनायल मोड में होते हैं। वो पहले तो मानते ही नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, दारू पीना प्रॉब्लम है। वो तो बोलता है मैं ये चुटकियों में छोड़ दूँगा, है ना? हर एक पेशेंट बोलता है। लेकिन कोई भी आज तक वो चुटकियों में छोड़ने वाला मैंने पिछले 20 सालों में, मैं जब से दादरा नगर हवेली में हूँ, मैंने नहीं देखा है ना? हर एक पेशेंट बोलता है कि अरे वो दारू वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी बीवी मुझे चिल्लाती रहती है, उस वज़ह से मुझे टेंशन होता है। या फिर मैं दिन भर काम करता हूँ सर, वो तो आपको क्या पता है कि काम में क्या थकावट होती है और कैसा तरह का काम होता है, इसलिए हमको थोड़ी-थोड़ी पीनी ही पड़ती है। ये सब रैशनलाइज़ेशन है, ये सब बहानेबाज़ी है, और ऐसा पेशेंट आप कितना भी उसको समझाओ, कितना भी आप उसको एजुकेट करो, वो वर्क नहीं करता है। अगर वो पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है और साइकियाट्रिस्ट अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, इंजेक्शन लगाए उसने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए,
दवाई दे दी, तो भी वो वर्क नहीं करेगा, वो उधर रहेगा एडमिट है तो, और वो घर में जाके फिर से पिएगा, बिकॉज़ रैपो बिल्डअप नहीं हुआ है। जो पेशेंट में वो रैपो बिल्डअप होता है, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस्टैब्लिश होती है, वो अलायंस इस्टैब्लिश होता है, वो पार्टनरशिप इस्टैब्लिश होता है, वही पेशेंट सक्सेसफुल अ, हमें मिलता है कि उसने दारू छोड़ दिया है, उसने नशा छोड़ दिया है। तो ये रैपो बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? अगर आपके पास सर्दी-खाँसी का पेशेंट आया, आपने दवा लिख के दिया, पैरासिटामॉल दे दिया, सिट्रिजिन दे दिया, उसने कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं वो चला गया, उसका सर्दी खत्म हो जाएगा। परंतु दारू ये चीज़ है कि वो दवा-गोली से ठीक होने वाला नहीं है, उसको पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट यानी क्या? उसमें दवा-गोली भी रहेगा, उसमें उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली इश्यूज़ है, उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ में वो जब इच्छाएँ होती हैं, क्रेविंग होती है, उसके लिए भी दवा की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। साथ में उस जो क्रेविंग होते हैं, तो उसको कैसे उसने खुद मैनेज करना है, इस ये भी उसको सिखाना पड़ेगा। साथ में जो फैमिली पे असर हुआ है, वो फैमिली को भी डील करना पड़ेगा, वो फैमिली का भी उसको सपोर्ट वो मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं कि पुराना दोस्त मिल गया, फिर से उसने शुरू कर दिया। कुछ टेंशन वाली बात हो गई, फिर से उसने शुरू कर दिया, घर में झगड़ा हो गया, फिर से उसने शुरू कर दिया। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और इसके लिए रैपो बिल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप इमेजिन करो कि आप किस लोगों की बातें मानते हो, है ना? आप उन्हीं लोगों की बातें मानते हो जिनके साथ आपका रैपो अच्छा बिल्टअप है। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है ना? माँ-बाप की बातें बच्चे क्यों नहीं मानते? क्योंकि दोनों में रैपो बिल्डअप नहीं होता है। माँ-बाप हमेशा वो अथॉरिटेटिव फिगर जैसा काम करते हैं कि ये ऐसा करना है, या नहीं करता है। बच्चे को वो दोनों के बीच में वो रैपो नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपने फ्रेंड की बात मानता है ना? जो फ्रेंड को कोई नॉलेज नहीं है, उसने उतनी ही उम्र का है और वो जो बोलता है वो बिल्कुल सही है, ऐसा उसको लगता है। होता है क्योंकि वो फ्रेंडशिप में उसका रैपो बिल्टअप हुआ है ना? तो ये रैपो बिल्टअप जो है, ये डॉक्टर पेशेंट का जो रिश्ता है, ये बिल्टअप होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में मैंने कहा कि जो तीसरा आप स्टेप देख रहे हैं यहाँ इंटरवेंशंस कि डॉक्टर ने डिटॉक्सिफाई कर दिया, डॉक्टर ने दवा गोली दिया, पर वो दवा गोली उसके हाथ और पैर नहीं बांधने वाले हैं, है ना? वो दवा गोली लेकर भी वो उसके पैर चलते जाएँगे बाहर की तरफ और पिएगा। तो यहाँ जो साइको सोशल इंटरवेंशंस है कि वो अपने क्रेविंग को कैसे वो दबाए, कौन से सिचुएशन में वो फिर से दारू पीने के लिए प्रवृत्त होता है, उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे, ये हमें एज़ अ साइको सोशल इंटरवेंशन उसको सिखाना है और ये रोल आपका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कम्युनिटी में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के लिए सीएचओ का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर दैन साइकियाट्रिस्ट। सो पहली स्टेप में रैपो बिल्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है, आप लीडर हो पूरे थेरेपी में। आप रेफर कर रहे हो, साइकियाट्रिस्ट देख रहा है, पर आप उस थेरेपी में लीडर हो, आप उनको भेज भी रहे हो, रेफर भी कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस उसके फॉलो अप में हो, उसके साथ आप संपर्क में हो, फैमिली के साथ संपर्क में हो, है ना? तो रैपो बिल्डिंग और जो इंटरवेंशंस है, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बनता है और इसी वजह से एज़ अ सीएचओ आप पेशेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, जो एक साइकियाट्रिस्ट भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप प्लीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रैपो बिल्डिंग करना यानी क्या करना है? आपको समझ में तो आ गया होगा कि रैपो बिल्डिंग करना यानी एक डॉक्टर और पेशेंट का, एक थेरेपिस्ट और पेशेंट का रिश्ता कायम करना, जहाँ वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, विश्वास करे, आपको माने, आपकी बातों को माने, है ना? और ये कभी भी आप सिखाने के दौर पे जाएँगे, आप उसको टीचर के दौर पे जाएँगे, आप उसको अथॉरिटेटिव बन के जाएँगे, आप उसको चिल्ला रहे हैं, आप उसको बड़ी-बड़ी बातें सुना रहे हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। उसके घर वाले भी उसको बड़ी-बड़ी बातें सुनाते हैं, हर कोई उसको समझाता है, वो नहीं समझता है। तो हमें अपना एटीट्यूड कैसे रखना है? हमें अपना एटीट्यूड ये रखना है, पहला नियम ध्यान में रखो कि डू नॉट टॉक विद द पेशेंट इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। वो अगर दारू पिया हुआ है तो आप उसके साथ बात मत करो। अगर वो नशे में है, आप उसके साथ बात मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो घड़े पर पानी फेरने जैसा है। तो आप बात कब करो जब उसके नशा उतरता है। तो घर वालों को बता के रखो उसको इतने बजे
कितना लास्ट टाइम उसने कब लिया है, वो बोलेंगे कि सर उसने 9 बजे लिया है और अभी 11 बज रहे हैं। तो आप उसको बोल सकते हैं कि दोपहर के ओपीडी के बाद में आ जाओ, आप 3 बजे आ जाओ, फिर से हम बात करते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो तब तक उसका नशा उतर गया होगा। और लेकिन आप वो पिया हुआ है, और अक्सर देखो रिलेटिव आपके पास कब लेके आते हैं, जब रिलेटिव को तकलीफ होती है। वो पिया हुआ है और वो मार रहा है या फिर वो चिल्ला रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, तभी वो रिलेटिव लेके आएंगे, है ना। वो जब नहीं पिया है तब नहीं लेके आएंगे। जब उनको खुद को तकलीफ होती है तभी वो आपके पास लेके आने वाले हैं, है ना। तो ये बात में समझ लो कि कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आप बात कर रहे हो, तो पहले वो सोबर रहे तो ही उसको दिमाग में वो बातें घुसेगी। तो जब वो सोबर है तब उनको ये बुलाइए। देन डू नॉट फोर्स, बिल्कुल भी उसको जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि अच्छा तू दारू छोड़ दे, तू एडमिट हो जा, है ना। ये चीजें बिल्कुल नहीं, इसको बंद करके रखो, ये चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो ये जोर जबरदस्ती वाली चीजें बिल्कुल भी उसको नहीं करना है ना। तो वो कभी वर्क नहीं करती है। वो जो डायसल्फिराम नाम की गोलियां होती है, आपको पता होगा, वो गोलियां देने से उनको उल्टी बीमारी, उल्टी जैसा और शरीर में तकलीफें होती है दारू पीने के बाद में। वो गोलियां भी काम नहीं करती है, वो एक तो देना नहीं चाहिए। वो गोली है साइकोलॉजिकल मेडिसिन है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन यानी वो साइकेट्रिस्ट का भी काम का नहीं है। साइकोलॉजिकल यानी कि एवर्शन ट्रीटमेंट होती है साइकोलॉजी में, कि जहां पेशेंट दारू पीता है, नशा करता है, तो उसको एज अ पनिशमेंट मिलता है। तो दारू और पनिशमेंट इसका रिलेशनशिप होता है, एक इस्टेब्लिश होता है, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है कंडीशनिंग। उसके लिए वो दिया जाता है वो डायसल्फिराम, तो वो सुपरविजन में दिया जाता है। तो ऐसा जबरदस्ती से आप दवा खिला रहे हैं, छुप छुप के दवा खिला रहे हैं, वो जबरदस्ती करना जैसा ही हो गया। ऐसी जबरदस्ती से कोई भी काम हमारा नहीं होने वाला है, तो कभी जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसे पेशेंट को जैसे हम देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि क्या आदमी है, अपना आप वो तो खराब कर ही रहा है, वो घर वालों को खराब कर रहा है ना। घिन आती है उसके कपड़े देख के, उसका हाव भाव देख के, उसकी बातें देख के। लेकिन हमेशा गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप बोलने जाते हो, एक वो आंसर देता है, एक उल्टा आपको ही वो समझाने जाता है कि हाँ मैं आराम से छोड़ सकता हूँ, छोड़ना तो मेरी ऐसी बात है। हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन आपके चेहरे पर वो सब नहीं दिखना चाहिए। हमेशा पोलाइटली बात करो। अगर आपने उसको गुस्सा दिखाया, अगर आपने उसको रेजिस्टेंस दिखाया, तो ये समझ लो कि वो अलायंस जो है, रैपो बिल्डिंग है, वो नहीं होने वाला है, रैपो बिल्डिंग नहीं आने वाला है। आपकी ट्रीटमेंट फेल गई, आप रेफर करो कि कुछ भी करो। तो हमेशा पोलाइट रहना है, नॉन जजमेंट रहना है। याद करो मैंने पहली बार क्या कहा, मैंने ये कहा कि वो पर्सन एडिक्ट नहीं है ना। हम जब एडिक्ट कहते हैं, नशेड़ी कहते हैं, तो हम पूरे उस पर्सन को बोलते हैं। वो पर्सन की ये बीमारी है, नशा एक बीमारी है, तो वो पर्सन विद एडिक्शन है। तो हमें एडिक्शन के ऊपर काम करना है ना, वो पर्सन को उस एडिक्शन से दूर करना है। तो वो पर्सन का हेट हम क्यों करें, वो पर्सन के बारे में हम क्यों गुस्सा करें, राइट। तो हमेशा पोलाइट रहिए, नॉन जजमेंटल रहिए। उनको कहिए कि यू आर नॉट द प्रॉब्लम, यूर सब्सटेंस यूज इज द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम नहीं हो, आप जो नशा कर रहे हो वो नशे की बीमारी आपका प्रॉब्लम है। ये जब वो सुनेगा, वो समझेगा कि ये साहब मुझे डिग्निटी दे रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, है ना। तो वो रैपो अच्छे से बिल्टअप होगा। आप उसको बोल सकते हैं कि आप, आपकी फैमिली और मैं, यानी मैं थेरेपिस्ट, सीएचओ, हम सब मिलके इस नशे के प्रॉब्लम से लड़ेंगे, और आप जरूर इससे दूर हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो आपने क्या किया, वो नशे को दूर किया, उसको प्रॉब्लम बनाया, इस व्यक्ति को नहीं प्रॉब्लम बनाया। और आपने एक टीम बनाया कि आप, वो और उसकी फैमिली मिलके हम इससे लड़ेंगे, राइट। तो उसको अच्छा, आपका ऊपर ट्रस्ट बन जाता है, और वो फिर नशे को दुश्मन जैसा देखेगा, ना कि आपको दुश्मन जैसा देखेगा और फिर फैमिली को दुश्मन जैसा देखेगा, है ना। तो जब आप असेसमेंट करने जाते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस है कि नहीं ये देखने के लिए, या फिर नशे पे डिपेंडेंस है कि नहीं ये देखने के लिए, हम कुछ क्वेश्चन उसको पूछते हैं, राइट। वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पूछने के लिए आप पोलाइटली उसको पूछे कि ठीक है, आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते, पर उसके पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम कुछ जानकारी ले आपसे, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बारे में मुझे बताओ। तो ये पोलाइटली आपने कुछ क्वेश्चन उसको पूछने चाहिए, जो आगे हम देखेंगे। और उसको ये जाते समय ये बोलेंगे कि जब भी आपकी इच्छा हो कि आपको मदद चाहिए, आपको छोड़ना है,
तो आप यहाँ आइए, मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा। जब आपका मन हो, कुछ आपको बोलना है, बात करनी है, कुछ मदद चाहिए आपको छोड़ने के लिए, तो ज़रूर आप कभी भी आएँ, मेरे दरवाजे यहाँ खुले हैं। आर्म सेंटर के दरवाजे खुले हैं, ये बोलिए उसके साथ। राइट? तो उसको लगता है कि हाँ, वो घर में जाएगा, ये करेगा कि उसको तो ये लगेगा कि कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। भले ही वो दारू पी रहा है और कल जाके उसको उल्टियाँ हुई तो वो पहले आपके पास आएगा, कि सर मुझे तकलीफ़ हो रही है बोलने के लिए। अगर आप पहले से गुस्सा करना और आप अपना एटीट्यूड से उसके साथ बात करोगे, जजमेंटल होके उसके साथ बात करोगे, वो वापस आपके पास नहीं आने वाला है। वो ट्रीटमेंट वहीं पर बंद हो गई। तो ये रैपो बिल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो ये स्लाइड बहुत ही ज़रूरी है और ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं। उसके गाँव में मौजूद है, उस कम्युनिटी में आप मौजूद हैं और हमेशा उससे मिलते-जुलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पहली स्टेप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टेप 2 में अभी रैपो बिल्डअप हमने कर लिया उसके साथ, वो शायद तैयार है या दारू छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है, पर रैपो तो बिल्डअप हमने कर लिया, है ना? कि जब भी मदद चाहे वो आ सकता है। तो अभी हमें तो दारू छोड़ने को तैयार है या ना छोड़ने को तैयार है, पर हमें असेसमेंट मात्र ज़रूर करके छोड़ना है उसको। तो हमने पोलाइटली उसको बोला कि कुछ क्वेश्चन मैं पूछूँगा, आप प्लीज़ उसको बताइए। तो असेसमेंट में क्या करना है? तो ये जो मैंने 6 क्वेश्चन्स दिए हैं, आपके गाइडलाइन में भी ये दिए हैं। तो ये 6 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन है, पॉजिटिव आते हैं, तो वो उसको नशे का डिपेंडेंस है। वो नशे का डिपेंडेंस यानी उसके दिमाग पर नशे का असर हो चुका है। अभी वो अपने आप उस नशे को शायद नहीं छोड़ पाएगा। उसको अभी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपके मेडिकल ऑफिसर या फिर साइकियाट्रिस्ट के इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। ये आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये पर्सन है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये खुद होके नहीं छोड़ने वाला है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू यूज़ होता है, यानी क्रेविंग होती है, पीने की, नशा करने की लालसा हमेशा दिन भर वो रहती है, कि वो कैसे मुझे मिले। आप लालसा समझते हैं ना, कि उसके सिवा वो काम ही नहीं हो रहा है और हमेशा दिमाग में वही आ रहा है कि वो मिले, राइट? दूसरा, वो जितना अभी नशा कर रहा है, जितने अमाउंट में अगर वो दारू पी रहा है, उसको वो कम नहीं कर पाता है। हमेशा बोलता है, "हाँ, मैं क थोड़ा-थोड़ा करके कम छोड़ दूँगा," लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा कभी होता नहीं है। मैंने 20 साल में ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं दिखा है कि जिसने थोड़ा-थोड़ा, कम-कम करके वो छोड़ दिया है और पहले वो अल्कोहल डिपेंडेंट था और उसने थोड़ा-थोड़ा कम करके छोड़ दिया है। ऐसा कोई पेशेंट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने नहीं देखा है कि थोड़ा-थोड़ा करके उसने छोड़ दिया है। अगर वो मेडिकल इंटरवेंशन से काफ़ी लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन खुद होके थोड़ा-थोड़ा होके छोड़ दिया है। अगर वो डिपेंडेंट है तो, ऐसा नहीं दिखा है मैंने। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर पेशेंट खुद होके नहीं छोड़ पा रहा है, वो अमाउंट जो है वो कम नहीं कर पा रहा है, तो ये अल्कोहल डिपेंडेंस हो सकता है। यानी उसका दिमाग आदी हो गया है दारू के ऊपर। अगर जब वो दारू नहीं पीता है तो विथड्रॉवल सिम्पटम आते हैं। आपको पता है विथड्रॉवल सिम्पटम आपने देखे हैं कि जब वो पेशेंट दारू नहीं पीता है या फिर वो दारू पी रहा है लेकिन उसका अमाउंट कम हो गया है दारू का, तो उसको थरथरी होती है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, रात को नींद नहीं आती है। तो दारू रहे, तम्बाकू रहे या फिर और कुछ नशा रहे, ये चीज़ें आपको वहाँ दिख सकती है जिसको हम विथड्रॉवल सिम्पटम बोलते हैं। वो दिमाग उसमें भी वो काम नहीं करता है। क्योंकि दारू का आदी हो चुका है दिमाग, जब दारू नहीं मिल रही है या फिर कंसंट्रेशन दिमाग का जो ब्लड फ्लो है उसमें कम हुआ है, तो ये आपको लक्षण दिखेंगे, घबराहट वाले लक्षण दिखेंगे, चिड़चिड़ाहट वाले लक्षण दिखेंगे, नींद नहीं आएगी, तो ये विथड्रॉवल सिम्पटम है, तो ये डिपेंडेंस का लक्षण है, यानी दिमाग आदी हो चुका है। पहले आप उसको इतना पीने से उसको नशा आता था, अभी उसको इतना पीना पड़ रहा है ना? दिन-ब-दिन ये जो नशे के लिए उसको ज़्यादा डोज़ लेना पड़ रहा है, उसको चढ़ती नहीं है। तो ये वो दिमाग आदी हो चुका है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं, तो ये डिपेंडेंस है। देन अपनी जो ज़वाबदारी है, वो बिल्कुल निभा नहीं रहा है, काम पर जा नहीं रहा है, घर ग बीवी-बच्चों को सँभालना, वो कर नहीं रहा है, जो घर के काम-काज है, अपना रूटीन दिनचर्या है, वो नहीं कर रहा है। तो ये आदी हो चुका है, ऐसा समझ लीजिए।
उसको पता है, लोग समझाते हैं, वो भी बोलता है, हाँ, मैं छोड़ दूँगा, मुझे पता है, मुझे समझ रहा है कि उसकी वज़ह से नुकसान हो रहा है और फिर भी वो पीना ही पड़ता है। शाम हुई कि उसका शुरू हो जाता है, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। पता होने के बावजूद कि उससे उसका शरीर का नुकसान हो रहा है, दिमाग का नुकसान हो रहा है, फैमिली का नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, करियर का नुकसान हो रहा है, फिर भी वो पी रहा है, तो ये डिपेंडेंस है। तो ये 6 लक्षणों में से कोई भी अगर 3 लक्षण पॉजिटिव है, तो वो डिपेंडेंस है और उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत है। साथ में आप उसको मेडिकल ऑफिसर के पास भी रेफर कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज़ उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डिटॉक्सिफिकेशन यानी ऐसा दवाइयाँ देना जिससे उसको छोड़ने के बाद में वो विथड्रॉवल नहीं आए, जो घबराहट, थरथरी होती है ना, वो विथड्रॉवल नहीं आए, तो वो दवाइयों से ही पॉसिबल होता है। तो इसलिए मेडिकल ऑफिसर के पास भी भेज सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेज सकते हैं और आप अपने साइको सोशल इंटरवेंशन तो साथ में करते ही रहना है, उसको शुरू ही रखना है। आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप प्लीज़। तो पेशेंट को भेजना कब है? इसके लिए आपने देखा पेशेंट को असेसमेंट किया, अल्कोहल डिपेंडेंस के लक्षण में से 6 में से 3 आपने आइडेंटिफाई किए। अगर आपको हिस्ट्री में ये मिलता है कि वो अ, हर दिन पी रहा है, अल्कोहल डिपेंडेंट हो चुका है और वो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता, वो बोलता है मैं ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि वो घरवाले भी बोल रहे हैं कि वो हर दिन ज़्यादा-ज़्यादा पीता है और खाना-पीना भी छोड़ दिया और सिर्फ़ दारू पीते दिन भर दारू पीता है और दिन भर पी रहा है, तो आप उसको ज़रूरी है आप डील करने से बजाय आप उसको रेफ़र करें क्योंकि वो दिन भर दारू पी रहा है तो आपका तो बात समझ में नहीं आने वाली है और जैसे मैंने कहा पहला रैपो बिल्डिंग में कि जब उसकी उतरती है, जब वो सोबर है तभी बात करो, तो आपको वो भेजना है, उसको एमओ के पास भेजिए या फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए। जब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल स्टॉपिंग होता है, यानी विथड्रॉवल होते हैं, जैसे घबराहट, थरथरी ऐसे आपने देखा है, तो उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे उसके खींच आती है, जिसको रम फिट्स बोलते हैं। दारू छोड़ने के बाद में जबरदस्त खींच आती है। कभी-कभी पेशेंट कन्फ्यूजन अल्टर्ड सेंसोरियम में जाता है, कुछ भी बड़बड़ाता है, कुछ भी बोलते रहता है, उसको टाइम, प्लेस, पर्सन का भान नहीं रहता है और थरथरी भी जबरदस्त रहती है। तो ऐसे पेशेंट को तो तुरंत भेजना ये इमरजेंसी है। अगर अल्कोहल उसने छोड़ दिया है या फिर कोई नशा उसने छोड़ दिया है या फिर कम हुआ है और ऐसा उसकी कंडीशन हो गई है कि उसको खींच आई है या फिर उसका टाइम, प्लेस, पर्सन का ओरिएंटेशन नहीं है, तो तुरंत भेजिए। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है कि कोई पेशेंट छोड़ना चाहता है तो वो उसको अगर आप दवाइयाँ देते हैं तो आराम से उसको कोई खींच नहीं आएगी, कोई विथड्रॉल सिम्पटम नहीं आएगा, वो आराम से छोड़ सकेगा, है ना? लेकिन जैसे अभी नवरात्रा आ रही है तो पेशेंट सडनली वो छोड़ देते हैं, नवरात्र का उपवास रखने के लिए समझिए या फिर वो कुछ मन्नत के लिए, तो फिर ये होने की संभावना होती है। अगर वो दारू पी रहा है और वो दूसरे को हार्म कर रहा है, दूसरे को मारपीट कर रहा है या फिर वो खुद को हार्म कर रहा है, बहुत सारी जो सुसाइड्स होती है मेल पर्सन में हमारे दादरा नगर हवेली, दमन-दीव में वो दारू के नशे में होती है। अगर आपको ये कोई हिस्ट्री ऐसे मिलती है तो आप तुरंत उसको भेजिए, रेफ़र कीजिए। अगर वो चल नहीं पाता है दिमाग उसका काम नहीं करता है, मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ है, विज़ुअल डिफ़िकल्टीज़ है, तो ये भी दारू के वजह से कुछ विटामिन कमी होती है थायमिन की कमी होती है, उस वजह से वर्निकेप्स एन्केफेलोपैथी और या फिर वर्निकेस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम ऐसी चीज़ें ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको आते हैं, जहाँ वो चल नहीं पाता है सही तरीके से, ढंग से। जहाँ उसको मेमोरी डिफ़िकल्ट होती है, आँखों में निस्टैग्मस जैसा उसको दिखाई देता है तो आप उसको भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं और करना ही चाहिए। पेशेंट बहुत पिया चुका है और वो उससे चलना भी नहीं हो रहा है, 108 बुलाइए, ये इमरजेंसी है, इंटॉक्सिकेशन इमरजेंसी है, 108 से आप भेज सकते हैं। पेशेंट अल्कोहल विथड्रॉवल में है, ये भी इमरजेंसी है कि उसको थरथरी हो रही है, बहुत सारी घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, तो ये खींच भी कभी भी आ सकती है, 108 को बुलाइए और भेजिए। और साथ में टेलेमानस को भी कॉल कीजिए, जिससे टेलेमानस फिर फ्यूचर में वो उस फ़ॉलो-अप भी लेते रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि असेसमेंट में से 6 में से 3 सिम्पटम होते हैं, तो वो डिपेंडेंस होता है ना? और डिपेंडेंस में से कौन से कब उसको भेजना है, ये भी हमने देखा। अभी विथड्रॉवल के सिम्पटम, जैसे अभी नवरात्र वगैरह आएँगे, अभी श्रावण शुरू है, नवरात्र आएँगे, तो आपको विथड्रॉवल के सिम्पटम वाले पेशेंट भी आपके पास आएँगे। वो छोड़ने के लिए नहीं आएँगे, परंतु जो घबराहट, थरथरी हो रही है,
उसके लिए आपके पास आएँगे, तो आपने भी वो आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए अपने ओपीडी में, अपने आपके ओपीडी असेसमेंट में। तो 12 से 24 घंटे में लास्ट बाउट के बाद यानी आखिरी बार दारू पीने के 12 से 24 घंटे में एक ये विथड्रॉवल सिम्पटम्स होते हैं। कौन से? सर दर्द होता है। आपने हैंगओवर ये वर्ड सुना होगा कि हैंगओवर आया, कल दारू पी, आज मुझे हैंगओवर लग रहा है, तो वो विथड्रॉवल है। जो दिमाग पर उसका असर हुआ और दिमाग से वो दारू जब निकलने लगी तो दिमाग जो है वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो वो हेडेक, सर दर्द होता है। एक घबराहट सी हो जाती है विथड्रॉवल सिम्पटम में, रात को नींद नहीं आती है विथड्रॉवल सिम्पटम में, थरथरी होती है, पेट में पाचन बराबर नहीं होता है, उल्टी जैसा लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, घबराहट जैसा रहता है। कभी-कभी विथड्रॉवल सिम्पटम जब सीवियर होते हैं तो हैलुसिनेशंस भी होते हैं, कानों में आवाज़ें आते हैं, दिखाई देता है, शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है। जो पेशेंट सोया रहता है तो ऊपर छत पर साँप घूम रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। तो ये विथड्रॉवल सिम्पटम है, ये पहले 12 से 24 घंटे में आखिरी बार पीने के बाद में आएँगे। अगर पेशेंट हर दिन पीता है, 24 घंटे पीते रहता है और बहुत ज़्यादा पीता है, तो विथड्रॉवल सीज़र्स भी उसको आ सकते हैं, उसको खींच के झटके भी आ सकते हैं। और ये 24 से 48 घंटे के भीतर आते हैं और ये इमरजेंसी है, तुरंत वहाँ भेजो। आपके पास अगर इंजेक्शन लोराज़ेपाम है, तो वो इंजेक्शन लोराज़ेपाम आप उसको दे सकते हैं। इप्टॉइन वगैरह मत लगाओ, ये कुछ काम नहीं करता है। इंजेक्शन लोराज़ेपाम आप दे सकते हैं और उसको तुरंत भेजो 108 बुलाकर, ये इमरजेंसी है। देन पेशेंट को अगर टाइम प्लेस पर्सन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका अल्टर्ड सेंसोरियम है और अल्टर्ड सेंसोरियम में उसको बहुत सारे भास, भ्रम होते रहते हैं, आवाज़ें होती रहती है दिमाग में, आँखों के सामने बहुत कुछ दिखाई दे रहता है। आपने ये ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि वो पेशेंट बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो अपने खेत में काम कर रहा है, अपने घर में है और वैसे ही वो बातें कर रहा है किसी के साथ, वो टाइम प्लेस पर्सन ओरिएंटेड नहीं है, बेड पर सोया हुआ है और थरथरी है, पसीने उसको आ रहे हैं, पर्स्पिरेशन है, थोड़ा-सा टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, दिल की धड़कन उसकी बढ़ी हुई है, आँखों से पानी आ रहा है, पेशाब उसकी जगह पर ही हो रही है। ये लक्षण है डेलिरियम ट्रेमेंस का, अल्कोहल विथड्रॉवल डेलिरियम का, ये भी इमरजेंसी है। कुछ उस टाइम मत गँवाइए, 108 लगाकर तुरंत आप उसे भेज दीजिए। तो ये हो गया अल्कोहल विथड्रॉवल के सिम्पटम्स। तो हमने हमारे ओपीडी बेसिस पे हमने असेसमेंट किया। स्टेप 1 में हमने रैपो बिल्डिंग किया, स्टेप 2 में असेसमेंट किया। स्टेप 2 में असेसमेंट आपने किस चीज़ का किया? स्टेप 2 में असेसमेंट आपने क्या उसको डिपेंडेंस है, क्या उसको विथड्रॉवल है, इसका आपने असेसमेंट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो विथड्रॉवल इसमें हमने कब रेफर करना है? जो भी मैंने कहा अभी जो बातें किया वो सब में तुरंत उसको भेजना है 108 बुलाकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो तीसरी जो स्टेप है, नेक्स्ट स्लाइड। तीसरी जो स्टेप है वो इंटरवेंशन। तो अभी आपको क्या करना है? आपने रैपो बिल्डअप किया, आपने असेसमेंट किया कि डिपेंडेंस है, विथड्रॉवल है, तो तुरंत आपने उसको भेज दिया अगर वो सीवियर कुछ चीज़ें हैं तो। और साथ में आपने अभी इंटरवेंशंस क्या देने हैं, है ना? साइकियाट्रिस्ट इंटरवेंशन देगा, उसका मेडिकल ऑफिसर इंटरवेंशन देगा जो दवाइयों का, लेकिन साइको सोशल इंटरवेंशन आपको देना ही है। कैसे इंटरवेंशन देना है? क्या देना है? हम ये देखते हैं। तो पहली बात, अगर आपके पास ओपीडी में पेशेंट आया है, आपने रैपो बिल्डअप किया, आपने उसका असेसमेंट किया, असेसमेंट में आपको डिपेंडेंस निकला, रेफर करने लायक तुरंत रेफर करने लायक पेशेंट नहीं है, 108 से बुलाकर रेफर करने लायक पेशेंट नहीं है। आपको वो पेशेंट बोल रहा है कि हाँ, मैडम ठीक है, हाँ सर ठीक है, मैं दारू मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। दारू कोई ऐसा बड़े छोड़ना बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ पेशेंट आपके पास होता है, वो तैयार नहीं है, तो आपने क्या इंटरवेंशन देना है? तो पहली बात ये है कि नेवर फोर्स एनी पेशेंट कि टू बिगिन ट्रीटमेंट। अभी के अभी ये लो, ये दवाई खाओ, अभी के अभी जाओ मेडिकल ऑफिसर के पास, अभी के अभी जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास। ऐसा फोर्स नहीं करना है। इसको बांध के लेके जाओ, ऐसा फोर्स नहीं करना है। नेवर फोर्स टू बिगिन ट्रीटमेंट। आपने अलायंस, आप जो थेरेप्यूटिक अलायंस है, जो रैपर बिल्डअप है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और पेशेंट को एजुकेट कीजिए पहले कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बिना दारू के कैसे हो सकती है और दारू के साथ कैसे हो सकती है।
है ना? हमें एजुकेशन देना पड़ेगा कि दारू के वजह से कैसे-कैसे उसके ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। पेशेंट तो डिनायल मोड में रहेगा। आपको पिन पॉइंट करके देखना प बताना पड़ेगा, देखो बेटा इसकी वजह से आपको शरीर को ये नुकसान हो रहा है। देखो आपको माइंड पे ये नुकसान हो रहा है। देखो आपके फैमिली पे ये नुकसान हो रहा है। आपके काम-काज पे ये नुकसान हो रहा है। तो वो जो क्या एजुकेट करना है इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। एजुकेट करने के बाद में उसको ये विश्वास दिलाइए उसको ये कि आप वहाँ हमेशा अवेलेबल है उसे मदद करने के लिए कि जब भी वो चाहे छोड़ना, वो यहाँ आ सकता है और आप उसको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, मदद करेंगे। उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनको एनकरेज करिए कि उसको छोड़ने के लिए मदद करें, उसको छोड़ने के लिए प्रवृत्त करें, उनको इन्वॉल्व करें, है ना? अगर वो नहीं छोड़ना चाहता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, आप धीरे-धीरे करके छोड़ने की कोशिश तो करो। हमें पता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, पर उसको धीरे-धीरे छोड़ने की कोशिश करो, ये तो दिमाग में उसके डालो और वो छोड़ने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। वो बोलता है कि नहीं-नहीं सर मैं छोड़ता हूँ तो फिर मुझे तकलीफ होती है, छोड़ने से मेरा दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा-सा ले लिया तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। उसको बोलो कि जब दिमाग काम नहीं करता है, इसका मतलब है दारू ने बहुत कुछ दिमाग में नुकसान कर दिया है। दिमाग काम नहीं करता है, वो टेम्परेरी है, विथड्रॉवल टेम्परेरी रहेगा। अगर वो विथड्रॉवल के लिए अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो हम आपको दवाई देंगे जिससे आप छोड़ पाएँगे, है ना? तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो दवाइयाँ हैं, जिससे वो विथड्रॉवल नहीं आएगा उसको, वो स्मूथली वहाँ से विथड्रॉ हो जाएगा। स्मूथली वो दारू छोड़ पाएगा। इसके लिए मेडिकल ऑफिसर के पास या फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हम एजुकेशन के बारे में मैंने कहा कि उसके पहले की स्लाइड, वैशाली जी उसके पहले की स्लाइड। हाँ, एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा डिटेल देखते हैं कि पेशेंट को एजुकेट किस मामले में करना है। एक बात पेशेंट को ध्यान में आनी चाहिए और आपको भी ध्यान में आनी चाहिए कि थोड़ा भी दारू पीना जो है वो कदापि सेफ नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि थोड़ी-थोड़ी पीने की वजह से मुझे तबीयत अच्छी रहती है। ये अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ी-थोड़ी पीनी चाहिए, सर्दी-खाँसी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में भी लोग बोलते हैं कि दारू पीना चाहिए तो उससे गर्मी नहीं लगती है। ये रैशनलाइज़ेशन ये सब सारे बहाने हैं। थोड़ी भी दारू वो बियर रहे, कुछ भी रहे, आप 1 ग्लास भी पीते हैं वो बियर का तो भी वो सेफ नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ बोलता है। ये साइंटिफिक स्टडी है, बाकी सब बहाने हैं। नहीं, थोड़ा-सा वो तो पार्टी-वार्टी में लेना पड़ता है, वो पार्टी में आप ले रहे हैं, ये बात अलग है, परंतु वो पार्टी में भी आप दारू ले रहे हैं, वो सेफ नहीं है, वो कभी मौत बन सकती है, बन के आपके सामने आ सकती है, पता नहीं आपको चलेगा। मैं महीने में 1 बार लेते रहे, हाँ, महीने में 1 बार आप ले रहे हैं, अगर आपने दारू पिया और दारू में अगर आपको समझो कि उल्टियाँ हुई और उल्टियों से खून निकला, तो इमरजेंसी हो गई ना। अगर आपने दारू पिया और आप ड्राइविंग करने गए, इमरजेंसी हो गई ना। अगर आपने दारू पिया और फिर आप रास्ते से घर में जा रहे हो, आप अपना को सँभाल नहीं पा रहे हो, पीछे से हॉर्न कोई बजा रहा है और आपके ऊपर चढ़ गया, इमरजेंसी हो गई ना, राइट? अगर आप दारू पी रहे हैं और दारू पीकर आप अगर उसके ऊपर खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो और वो आपको गले की जगह आपके श्वास नली के में गया, तो इमरजेंसी हो गई ना। वो जो कौन हीरोइन थी वो कपूर श्रीदेवी, श्रीदेवी, वो श्रीदेवी की मौत कैसे हुई? दारू पिया और दारू पीकर वो नहाने गई, है ना? और वो जो नहाने का जो टब बात है, उसमें डूब कर मर गई, राइट? तो आप वो क्या नशेड़ी थी? आप उसको क्या वो डिपेंडेंस था? तो दारू थोड़ा भी खतरनाक हो सकता है, ये आपको भी समझना है और पेशेंट को भी समझना है। भले ही आप बोल रहे हैं कि ठीक है, आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करो, हम आपको दवा देके उसको विथड्रॉवल को नहीं आने देंगे, ऐसा आप बोल सकते हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दारू थोड़ी भी खतरनाक है, ये ध्यान में रखो। जनरल हेल्थ के ब प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट को बताओ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट को बताओ, जो फैमिली में प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में बताओ, वर्क के प्रॉब्लम में बारे में बताओ, कि पेशेंट को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये दारू की वज़ह से मेरा नुकसान हो रहा है। पेशेंट अपने आप को वो कवर अप करता है। वो खुद भी नहीं अंधा बन के वो नहीं जानना चाहता है ना? और आपको भी नहीं दिखाना चाहता है। पर आप उसको पेशेंट रेडी नहीं है तो आप ये बतला रहे हो, पिन पॉइंट कर रहे हो कि देखो ये आपका नुकसान हो रहा है भाई, है ना? जैसे जनरल हेल्थ की प्रॉब्लम आपको पता है कि वो लिवर डैमेज करता है, लिवर की वज़ह से फिर उल्टियाँ, खून आना,
डाइजेस्ट नहीं होना, नौशिया लगना, वो अपने स्टमक को ये करता है, डैमेज करता है, तो उस वजह से गैस्ट्राइटिस वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं। हमारे जो नर्व्स है, नसें हैं, उसको डैमेज करता है, उस वजह से उसको सेंसेशंस नहीं आते हैं। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो दिखने लगता है, क्योंकि जो पेनिस है उसका जो नर्व्स है उसके ऊपर उसका दारू का असर होने लगता है। हार्मोनल असर दारू के ऊपर वजह से होता है कि जो मेल हार्मोन है वो बदलते हैं, और गायनेकोमास्टिया जो ब्रिज डेवलपमेंट लोगों में दिखने लगता है, डिजायर्स कम होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है दारू की वजह से, ब्रेन डैमेज होने लगता है, उस वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं रख पाता है, अटेंशन नहीं रख पाता है, और उसकी जो रिएक्शंस है वो टाइम उसका बढ़ जाता है, कि उस वजह से हॉर्न बजा रहे तो भी उसको ये नहीं होता है, उस वजह से एक्सीडेंट, इंजुरीज ऐसा हो सकता है, राइट। और डिपेंडेंस विड्रॉवल हमने देखा कि उसके सिवा उसका शरीर ही काम नहीं करता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, तो एक तो हमने देखा कि ब्रेन बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता है, दारू नहीं पिया तो काम काज नहीं कर सकता है, दिमाग का कोई काम नहीं कर सकता है, दिमाग नहीं चाले बोलता है पेशेंट। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर सिम्टम्स होता है, किसी किसी लोगों में डिप्रेशन दिखता है, किसी को में घबराहट यानी एंग्जाइटी दिखती है, चिड़चिड़ापन दिखता है, रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, किसी किसी को भ्रम होने लगते हैं, भास होने लगते हैं, आवाजें सुनाई देती है, दिखाई देता है। अब शक करने लगते हैं, अपने बीवी के ऊपर शक करने लगते हैं कि इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसको हम इनफिडेलिटी बोलते हैं। और कभी-कभी हमारा जो टेंशन होता है, दुःख होता है, और वो बहुत ज़्यादा दारू जब पीता है व्यक्ति, तो वो और ज़्यादा इमोशनल होकर और ज़्यादा वो दुःख बढ़ता है, और वो सुसाइड करना है। हमारे दादरा नगर हवेली में जितनी सुसाइड हुई है, जो बड़े-बड़े लोगों की सुसाइड हुई है, वो सब दारू के नशे में हुई है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि दारू दुःख कम करती है। नहीं, ये किसने बताया, कहाँ से आया मुझे पता नहीं। दारू दुःख कम नहीं करती है। उल्टा दारू हमारे दिमाग में इन्हिबिशन जो है उसको वो निकाल देती है, कि वो रोकते नहीं है हमारे इमोशंस को। तो अगर आदमी ज़्यादा अपने आप को तोफ़ खान समझ रहा है, तो वो शेर बनेगा। अगर वो दुखी है तो वो और ज़्यादा दुखी वो बनेगा। दारू ऐसा काम करती है, वो रेगुलेट अपने इमोशंस को रेगुलेट नियंत्रण को खो देती है। तो ये ध्यान में रखो कि सुसाइड भी एक ये हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। फैमिली पे असर होता है दारू की वजह से, कि घर में झगड़े होते हैं, मनी के बारे में, पैसों के बारे में झगड़े होते रहते हैं। वो घर की जवाबदारियाँ नहीं उठाता है, उस वजह से झगड़े होते हैं, तो मारपीट होने लगती है, और पूरी फैमिली, बीवी, बच्चे, माँ-बाप उसके, सब अफ़ेक्ट होती है, पूरी फैमिली पर उसका असर हो जाता है। वो तो खुद तो मर रहा है और वो फैमिली को ही एक प्रकारे मार रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। काम-काज में प्रॉब्लम आते हैं, उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, काम-काज में बहुत सारी एब्सेंटीज़ वहाँ हो सकती है, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता कि इसको जवाबदारी दी तो वो करेगा करके, और वो उसका जॉब लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये सब हमें उसको बताना पड़ेगा कि दारू की वजह से उसका पर्सनल लाइफ पे, उसका शरीर पे, दिमाग पे, फैमिली पे, कामकाज पे क्या असर हो रहा है। ये इस बारे में हमें साइको एजुकेट उसको करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट रेडी है तो क्या करना चाहिए? अभी हमने देखा कि पेशेंट रेडी नहीं है तो क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट रेडी है तो क्या करना चाहिए? तो पहली तो उसकी तारीफ करो कि यस वेरी गुड, कि आप खुद होके यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, मुझे अच्छा लगा, और आपने वो जंग आधी तो जीत लिया है, क्योंकि आप खुद छोड़ने के लिए आए हैं, है ना? पेशेंट को जब वो छोड़ने के लिए तैयार है, तो साथ में उसको बोलो कि वो फैमिली में डिक्लेयर करे, अपने फ्रेंड्स में डिक्लेयर करे कि वो आज से दारू छोड़ने जा रहा है, और फैमिली का भी हम इन्वॉल्वमेंट लें, उनको फ़ोन करके बताएँ कि ये हमारे पास पेशेंट आया है, ये अभी दारू छोड़ना चाहते हैं, और इसमें आपका भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको एजुकेट करो कि अभी ये दारू छोड़ना है तो कैसे करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगी? डिटॉक्सिफिकेशन की, कि वो दारू छोड़ने के बाद में उसको विथड्रॉवल ना आए, जो तकलीफें होती है वो ना आए, तो वो दवाई ले, वो पीएससीपी भी मिल सकती है, वो दवाई ले, उनका ट्रेनिंग हो चुका है इस बारे में मेडिकल ऑफिसर का, वो साइकियाट्रिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं, वहाँ भी आप वो ट्रीटमेंट ले सकता है। देन डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, दारू पूरी शरीर से निकल गई है, और अभी वो तकलीफ नहीं हो रही है दारू छोड़ने के बाद में जो होती है। लेकिन अभी मन जो है, वो उल्टा उसकी ताकत बढ़ जाती है मन की, क्योंकि मन अभी स्वस्थ महसूस करता है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, और वो फिर से वो ज़्यादा उसमें क्रेविंग आने लगती है कि अभी दारू मैं पीऊँ, थोड़ा-सा ले लूँ, थोड़ा-सा बियर ले लूँ, तो आपको उसको
जो ट्रीटमेंट है क्रेविंग को दूर रखने के लिए वो देनी होती है। तो उसकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, दवाइयों से ट्रीटमेंट होती है। तो वो ट्रीटमेंट फॉर क्रेविंग हम उसमें कर सकते हैं। साथ में साइको सोशल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है कि वो दवाई से तो वो क्रेविंग को दबाने की कोशिश कर रहा है, साथ में वो खुद अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, ये भी आपको बताना है पेशेंट को, और ये रोल आप लोगों का है। हम देखेंगे कि कैसे उसको ये किया जाए, जिसको हम साइको सोशल मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स प्रिवेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइको सोशल मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स प्रिवेंशन में हमने क्या करना चाहिए? पहले तो ये करो कि जो कौन से स्पेसिफिक सिचुएशन में पर्सन दारू पीता है, वो पर्सन बोलता है कि जब सर मैं जैसे काम से आता हूँ 5 बजे अपने कंपनी से निकलता हूँ, तो आते आते वो बार दिखता है तो मेरे पैर उधर ही जाते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन होगी कि वो बार दिखना तो उसके पैर जाते हैं। सर वो शाम को मेरे को वो दोस्त मिलने आते हैं, फिर मैं उनके साथ घूमने जाता हूँ और उधर हम फिर बैठते हैं, तो वो जो दोस्त है, ये सिचुएशन हो गई। तो उसने क्या करना चाहिए, वो बार को प्रिवेंट ही करना चाहिए, वो स्किप करना चाहिए। वो रास्ते से आने की जगह वो दूसरे रास्ते से आए, लॉन्ग कट से आए तो भी चलेगा, लेकिन वो जो बार दिखता है तो मन में वो डोपामिन, वहां दिमाग में केमिकल चेंजेस होते हैं, डोपामिन डिसरेगुलेशन बोलते हैं उसे, और अपने पैर उस पर जाते हैं। वो दोस्त मिलता है तो वो वैसे ही डोपामिन डिसरेगुलेशन होता है और पैर उधर उसके साथ जाते ही जाते हैं। तो वो दोस्तों से ना मिले, ये उसको हमें समझाना होगा। तो उसको कैसे समझाना पड़ेगा? पहले उसको ही पूछो कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आपको पीने की लालसा होती है। तो ये बताएगा, जब मुझे टेंशन आता है, जब मैं कंपनी से आते रहता हूँ, बाहर दिखता है, जब मुझे दोस्त मिलता है तब होता है, जब मुझे नींद नहीं आती है तब होता है। तो आपको ये समझाना है कि उल्टा इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? अगर आपको नींद नहीं आती और दारू पीते हो तो उससे नींद आती है क्या? नहीं आती है, उल्टा इंसोम्निया होने लगता है, दिमाग पे असर होने लगता है, उल्टा और ज्यादा दारू बढ़ने लगती है नींद आने के लिए। पहले इतने से नींद आती थी, अभी इतना पीना पड़ रहा है, और वो नींद के चक्कर में लीवर आप खराब कर रहे हो, जिंदगी खराब कर रहे हो, है ना। आप उसको ये समझा सकते हैं कि वो दारू की वजह से आपका टेंशन जाता है क्या? नहीं जाता है, उल्टा आप अपना दिमाग को भी डैमेज कर रहे हो, आपके लीवर को भी डैमेज कर रहे हो, है ना, फैमिली पे असर हो रहा है। तो ऐसे जो दोस्त है उससे भी आप दूर रहना है। ऐसे जो रास्ते हैं जो आपको बाहर की तरफ लेके जाते हैं, उस रास्ते से दूर रहना है, ये आपको समझाना पड़ेगा। आपको अल्टरनेटिव वे देना पड़ेगा। अगर पेशेंट टेंशन में दारू पी रहा है तो वो जब टेंशन आता है तो कैसे वो अपने आप को रिलैक्स कर सकता है, और आप एज अ सीएचओ तो आप उसमें एक्सपर्ट है। योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, रिलैक्सेशन थेरेपी हो गया, ये का काम है और आप अच्छे से वो जानते हैं। ये उसको अच्छे से देना बताना है। वो अपने फैमिली के साथ समय गुजार सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल सकता है, उस समय में कुछ किताबें पढ़ सकता है, नहीं तो वो टीवी देख सकता है, अपने दोस्त को फोन कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब उसको बहुत इच्छा होती है, अभी हमने देखा कि सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में पीने की लालसा होती है और उसमें क्या करना है। लेकिन वो अगर घर में है और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है और उसको बहुत पीने की लालसा होती है, तो आपने उसको ये शस्त्र देना होगा कि उसने क्या करना चाहिए। जब बहुत पीने की लालसा हो रही है, क्रेविंग हो रही है, तो उसने ये 4D ध्यान में रखना है। यानी क्या? डिले द यूज ऑफ सब्सटेंस। डिले करना यानी क्या? जो नशे का जो क्रेविंग होता है ना, वो एक टाइड जैसा आता है, वो एक समुद्र की लहर जैसा, वो आता है, बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हमें डूब देगा, डुबा देगा, पूरा बहा देगा, पर वो नीचे भी जाता है। तो वो जो टाइम हमें सिर्फ निकालना है वो नीचे जाने के लिए, जब बहुत क्रेविंग हो रही है, तो वो किसी को फोन कर सकता है, बात कर सकता है, कहीं बिजी रह सकता है, और अपने आप को वो बंद करके रह सकता है कि हाँ, ये टाइम मैं निकाल दूंगा। तो उसने दिमाग में ये लाना है कि डिले करना है, ये आपको उसको बताना है, समझाना है कि क्या करना है उस समय में जब बहुत ज्यादा दारू पीने की लालसा होती है। अपने आप को, दूसरा डी है डिस्ट्रैक्ट करना, कि किसी एक्टिविटी में लगना, आप टीवी देख सकते हैं, दोस्त को फोन करना बहुत अच्छी बात है। हम फोन में बिजी हो जाते हैं, बातें में वो बात करता है तो हमें जवाब देना पड़ता है, हम पूछते हैं वो जवाब देता है, तो हम बिजी हो जाते हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी काम में आप लग सकते हैं, घर का काम कुछ कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। डिस्कस करना, जब हमें क्रेविंग होती है तो वो फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे पीने की बहुत लालसा हो रही है, या फिर फ्रेंड को फोन कर सकता है जो उसको सपोर्ट करता है, उनको वो फोन कर सकता है कि मुझे पीने की बहुत इच्छाएं हो रही है। वो लोग कुछ समझाते हैं, वो लोग कुछ बताते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है जो हमें समझ रहा है, और वो जो समय है वो निकल जाता है। देन ड्रिंक वाटर, कि जब आपको पीने की इच्छा हो रही है तो भरपूर पानी पिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया, या फिर खाना खा लिया,
या फिर कुछ भी घर में है वो खा लिया और पेट को भर दिया। ये भी समझता है, ये भी ऐसे दिखा गया है कि इससे पीने की लालसा है वो कम हो जाती है। तो डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिस्कस विद फैमिली और फ्रेंड एंड ड्रिंक वाटर, ये कुछ क्रेविंग को डील करने के उपाय है। ये 4 डी हमेशा ध्यान में रखने हैं, वो पेशेंट को ये सिखाने हैं एज अ साइको सोशल इंटरवेंशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये तो हम पेशेंट आपके पास आया तो आप उसको ये 3 स्टेप में आप उसको इंटरवेंशन दे रहे हैं। पहले स्टेप में आपने रैपो बिल्डअप किया, दूसरे स्टेप में आपने असेसमेंट किया, तीसरे स्टेप में आपने उसको इंटरवेंशंस दिए, है ना? लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जो बाकी लोग हैं, जो पी रहे हैं, जो पूरा गाँव का माहौल है, कम्युनिटी का माहौल है, वो बदलना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे दादरा नगर हवेली में ख़ास करके और दमन-दीव में भी सोशियो कल्चरली जो अल्कोहलिज़्म है, ये एक्सेप्टेड है। तो जब हम ये सोशल, कल्चरल ये चीज़ें हम बदलेंगे नहीं, वहाँ वो माहौल तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो हमारी आईएसी एक्टिविटी है, जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, उसमें ये जो एडिक्शन है, इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। खास करके जो स्कूल्स है, जो बच्चे हैं, उसको अगर आप ये अवेयरनेस देते हैं, तो वो आने वाली वो जनरेशन है ना? वो बदल सकती है। वो अपने माँ-बाप को अगर वो अल्कोहलिक है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए आपके पास लेकर आ सकती है। जो लोकल लीडर है, जो बड़े-बड़े लोग गाँव में रहते हैं, सरपंच वगैरह या फिर वो पंचायत लीडर्स वगैरह, इनको आप मिलकर ये ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपके पास जो टेलेमानस का ऐप मैंने डाउनलोड करने को रख बताया था, आई होप सबने वो डाउनलोड करके रखा है, वो टेलेमानस का ऐप। वो टेलेमानस का ऐप ओपन कीजिए, उसमें जाइए, उसमें आपको सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छा गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में मटेरियल मिलेगा और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हमने आज क्या-क्या देखा? हमने आज देखा कि हम कम्युनिटी में कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं लोगों को और आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा कि 10 लोगों को आप खड़ा करो, उसमें से जो नशा करता है वो आप पहचान सकते हैं, है ना? जिसके दिनचर्या में, काम-काज में, रहन-सहन में बदलाव हुए हैं, वो नशा कर रहा है ऐसा सस्पेक्ट कर सकते हैं। आपके ओपीडी में आप कैसे पता कर सकते हैं, ये हमने देखा कि आप हर एक पेशेंट को जो खाँसी कर रहा है या फिर जिसको पेट की संबंधित तकलीफ है, उसको आप पूछ सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन को पूछना ही चाहिए। आपने कैसे डील करना है ऐसे पेशेंट के साथ, तो 3 स्टेप में डील करना है। एक रैपो बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा असेसमेंट कि वो डिपेंडेंस है कि विथड्रॉवल है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा इंटरवेंशन। रैपो बिल्डिंग में हमने क्या देखा कि पेशेंट को फोर्स नहीं करना है। हमेशा पोलाइट रहना है, हमेशा नॉन जजमेंटल रहना है। यू आर नॉट द प्रॉब्लम, यूर सब्सटेंस यूज इज द प्रॉब्लम, कि आप जो नशा करते हैं वो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली को इन्वॉल्व करना है और आप उनको बता रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़े आप वहां हैं, वो कभी भी ट्रीटमेंट के लिए आ सकता है। देन आपने असेसमेंट का पेशेंट का किया कि डिपेंडेंस के लिए असेसमेंट किया, तो मैंने 6 आपको बातें बताई, उसमें से 3 पॉजिटिव है। तो जैसे वो क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा पीने की लालसा हो रही है, वो कम नहीं कर पा रहा है। तीसरा, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर नहीं पीता है, चौथा नहीं पीता है तो विथड्रॉवल आ रहा है। और 5वां, बहुत ज़्यादा टाइम जो है, वो दारू में ही बिता रहा है और अपनी ज़वाबदारियाँ वो नहीं कर पा रहा है। और उसको पता है, छठवां, उसको पता है, फिर भी वो नुकसान हो रहा है, फिर भी वो पीना नहीं छोड़ पा रहा है, राइट? कौन से कंडीशन में उसको भेजना है? अगर वो पी रहा है और सोबर कभी रहता ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में जो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, तुरंत उसको भेज देना है। विथड्रॉवल यानी क्या होता है कि 22 से 24 घंटे में जो सर दर्द होना, घबराहट होना, पसीने छूटना, थरथरी आना, पेट के प्रॉब्लम्स जैसा लगना या फिर कानों में आवाज़ें दिखाई देना, ऐसी चीज़ें। 24 से 48 घंटों में क्या होता है, झटके आ सकते हैं, सीज़र्स आ सकते हैं और इमरजेंसी है, 108 में आपको भेजना है। 48 से बाहर 72 घंटे में क्या होता है, 48 से 72 घंटे में वो डेलिरियम ट्रेमर्स में जाता है, जहाँ वो बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ करते रहता है, उसको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसको लगता है कि मैं अपने गाँव में हूँ, अपने खेत में हूँ, अपने घर में हूँ और उसको डिसओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन
हमें वो रहता है, ये भी इमरजेंसी है, तुरंत पेशेंट को भेजना है। इंटरवेंशन में हमने क्या किया कि पेशेंट अगर रेडी नहीं है, तो उसको फ़ोर्स नहीं करना है, उसको एजुकेट करना है, उसके फैमिली को इन्वॉल्व करना है ना? उसको बताना है कि हाँ, जब भी आप चाहें आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे आपको विथड्रॉवल नहीं आएगा, छोड़ने के बाद में जो तकलीफ होती है वो आपको नहीं आएँगे। एजुकेट किस चीज़ में करना है कि थोड़ी भी दारू पीना है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है दायक है। लिवर डैमेज होता है, पेट डैमेज होता है, जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती है। मानसिक प्रॉब्लम होने लगते हैं, ब्रेन डैमेज होने लगता है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो होते हैं। सुना आवाज़ें सुनाई देता है, भ्रम जैसा चीज़ें होने लगती है, शक की बीमारी होने लगती है, सुसाइड भी हो सकती है। फैमिली में झगड़े होना, मारपीट होना, ये चीज़ें होती है, काम-काज उसका काम जा सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दारू की वजह से और बिना दारू की वजह से ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, ये दोनों तराजू पे तौलने को उसको कहिए। फिर अगर पेशेंट रेडी है तो हमने क्या बताया उसको कि रेडी है पेशेंट, तो हमने उसको तारीफ़ किया, एप्रिशिएट किया, उसके फैमिली को इन्वॉल्व किया और उसको बताया कि ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो ट्रीटमेंट कैसे होगी कि पहली तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ट्रीटमेंट फॉर विथड्रॉवल होगा कि जिससे उसको विथड्रॉवल ना आए। उसके बाद में ट्रीटमेंट फॉर क्रेविंग होगा, जहाँ उसको इच्छाएँ कम करने की दवाई दी जाएगी और साइकोसोशल इंटरवेंशन होगा कि रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए फिर से पीना वो शुरू ना कर दे, इसके लिए और साइकोसोशल इंटरवेंशन के लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या करेंगे साइकोसोशल इंटरवेंशन के लिए आप उसको मदद करेंगे कि ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जहाँ वो पीने की उसकी लालसा बढ़ जाती है, उसके पैर वहीं चले जाते हैं। तो वो टेंशन वाली बात हो सकती है, वो नींद नहीं आई वो हो सकती है, वो दोस्तों का मिलना हो सकता है, कंपनी से वापस आते समय वो बाहर का रहना वो हो सकता है। आपने उसको सिखाना है कि कैसे वो उसको अवॉइड कर सकता है, वो रास्ता अवॉइड कर सकता है, वो दोस्त अवॉइड कर सकता है और कैसे ही आप वो साइकोलॉजिकली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे। जब उसको बहुत पीने की लालसा होती है तो क्या करना चाहिए? 4 डी मैंने बताए, डिले करना, वो लहर जैसा होता है, तो अपने आप को डिले करना, नहीं घर के बाहर निकलना, अपने आप को बंद करके रखना, डिस्ट्रैक्ट करना किसी काम में, फैमिली में साथ बात करने में, टीवी देखने में डिस्ट्रैक्ट खुद को करना, डिस्कस करना, फ्रेंड को फ़ोन करना, उसको बताना कि यार मुझे बहुत पीने की इच्छा हो रही है, फैमिली को फ़ोन करना, बहुत पीने की इच्छा हो रही है, उससे मन हल्का भी हो जाता है और वो आदमी भी हमें सपोर्ट करता है। देन ड्रिंक वाटर, पानी ठंडा पानी पी लीजिए फ्रिज का या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए या फिर खाना खाइए, कुछ खा लीजिए, जिससे पेट आपका भरा रहे और वो जो क्रेविंग है, वो कम हो जाती है। और साथ में आखिरी में जो ये स्लाइड दिख रही है, हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आईसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जो मानस का ऐप है, उसमें अगर आप जाएँगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लोकल लैंग्वेज में मटीरियल मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्कूलों में कर सकते हैं। पंचायत लीडर्स, सरपंच इनको साथ मिलके जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वहाँ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप आराम से उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, उनको मदद कर पाएँगे। टेलीमानस को आप कॉल कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। एक बार वो बात करने को बोलो, उनको फैमिली मेंबर्स को बात करने को बोलो, जिससे वो अ, फ़ॉलो-अप में वो रहे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में शायद वैशाली जी आपको पोस्ट इट देगी, वो पोस्ट टेस्ट आप दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं 1441 के मार्फत या फिर आप वैशाली जी शेयर करेगी ये जो पावर पॉइंट है वो वहाँ भी फिर से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकालिए, सैटरडे को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।